सो गाइस हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज़ अबाउट द इसरो का जो हैवीएस्ट लॉन्च है दैट इज़ अ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। तो ये ना एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनको ध्यान में रखना है, जैसे कि अभी तक का जो सबसे हैवीएस्ट सेटेलाइट है। सेटेलाइट क्या होता है? एक इस तरह का आप कह सकते हैं मशीन है जो कि हम स्पेस के अंदर जिसे लॉन्च किया जाता है और वहाँ से सिग्नल्स को दोबारा से मतलब अर्थ की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ओवरऑल हमारे जो सेटेलाइट्स हैं वो कई तरह के फंक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सेटेलाइट एक उसी तरह का दैट्स अ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसका ना आपको वेट ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये अपने आप ही यूनिक है। दैट अब तक का हैवीएस्ट जो सेटेलाइट है वो यहाँ पे इसरो ने उसको लॉन्च किया है और इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। तो ये है किसका? ये इंडिया का नहीं है। ये ना जो सेटेलाइट है दैट इज़ ऑफ यूएस की एक फर्म है, एएसटी स्पेस मोबाइल। जैसे वहाँ की जो टेलीकम्युनिकेशन है उसकी एक फर्म है, वहाँ की कंपनी है, उसका ये सैटेलाइट है जिससे लॉन्च करने की जो जिम्मेदारी है या इसको अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट बोलते हैं हम जिसे, जैसे मान लीजिए अगर मैं अर्थ यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये कितनी ऊंचाई पर जाके इसको वहाँ पे ड्रॉप करना है सो दैट ये अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर लगाता रहे। तो इसके लिए यहाँ इसरो को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसरो ने ये जिम्मेदारी ली थी। तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है, यहाँ इतने बड़े इतने हैवी जो सैटेलाइट को अर्थ से इतनी ऊंचाई पर ले जाने के लिए इसरो ने अपना जो लॉन्च व्हीकल है, यानी कि उस व्हीकल को भी आपने याद रखना है जिसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया, दैट इज़ अ लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM3 रॉकेट। आप ज़रूर याद रखिएगा। एग्जाम के अंदर आपको PSLV या JSLV यहाँ बोल दिया जाएगा तो वो आंसर गलत होगा। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की बात की जाए, हैवीएस्ट पेलोड, पेलोड का मतलब है जो मतलब इस सेटेलाइट का जो वजन है उसकी बात हो रही है। और इसको हमने ये भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, हमने अर्थ से जो 160 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बीच में इसको ड्रॉप करना है और ताकि ये अर्थ के चारों ओर वहाँ पे चक्कर लगाता रहे। तो इस तरह से लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं इसे। और आपको साथ ही साथ ये भी चीज़ याद रखनी है, ये बेसिकली इसका जो फंक्शन है दैट इज़ टू प्रोवाइड जो डायरेक्ट टू मोबाइल जो 4G एंड 5G कनेक्टिविटी। हो सकता है पेपर में आपको यहाँ पे यूएस का जैसे आप सेटेलाइट देख रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे 6G लिख दे, लेकिन आपने फिलहाल ये पॉइंट्स याद रखने जो मैंने मार्क किए हैं। साथ ही साथ LVM3 जो ये अपग्रेड्स इंक्लूडिंग इसके अंदर कौन सा इंजन है गाइस, दैट्स अ C32 क्रायोजेनिक स्टेज। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आमतौर पर जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, जैसे जो रॉकेट्स इसरो बनाती है, जो रॉकेट्स का प्रयोग इसरो करती है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, अगर वहाँ पर कोई हैवी सैटेलाइट होता है तो उसमें क्रायोजेनिक स्टेज को ज़रूर वहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि जो इतने हैवी सैटेलाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है और इतनी ज़्यादा जो पावर जनरेशन है वो तभी रॉकेट मतलब डेवलप कर सकता है अगर उसके अंदर क्रायोजेनिक फ्यूल होगा या क्रायोजेनिक स्टेज होगी। क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है? जिसके अंदर हम, याद रखिए, लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं और ये लगभग -180 डिग्री सेल्सियस या -210 डिग्री सेल्सियस पर जो गैसेस हैं उनको रखा जाता है। और जब ये बर्न होती हैं उस समय पर इंजन जो होते हैं हमारे इसरो के जो रॉकेट्स हैं, उन रॉकेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावर डेवलप हो जाती है। तो आपने एक ब्रॉडली ये याद रखना है दैट जो LVM3 जो हैवी सेटेलाइट्स को लॉन्च करने के काम आता है, इसके अंदर C32 क्रायोजेनिक स्टेज जो है फॉलो की गई है। क्रायोजेनिक या क्रायोवर्ड जहाँ पर भी आ जाए इसका मतलब होता है अत्यंत शीत, यानी कि बहुत ही ठंडा। तो आपने ये स्टेज के बारे में ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें यहाँ पे सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स भी हैं, बूट स्ट्रैप री इग्निशंस भी हैं। बूट स्ट्रैप भी ना एक एक तरह के आप कह सकते हैं कि एडिशनल पावर डेवलप करने के ये सोर्स होते हैं जो रॉकेट के साथ अटैच किए जाते हैं। तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के बारे में और देखते हैं यहाँ पे। अभी तक जो हैवीएस्ट सेटेलाइट को पहले लॉन्च किया जा चुका है दैट वाज अ 5700 किलोग्राम का, वो वन वेब सेटेलाइट्स को जब छोड़ा गया था तब का रिकॉर्ड था। लेकिन अब हमने यहाँ पे 6100 kg का जो सेटेलाइट है उसको यहाँ पे लॉन्च करके नया अपने लिए एक रिकॉर्ड बनाया है। और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में कितनी ऊंचाई तक छोड़ा है हमने यहाँ पे, दैट इज़ 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमने इसको वहाँ पर प्लेस करना है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी में रीसेंट हैपनिंग्स होती हैं वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया दैट डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी और 4G 5G कनेक्टिविटी के लिए होगा। और यहाँ पर अगर किसी एरिया के अंदर मान लीजिए, जैसे हम जब भी आप कोई लेट्स से
हिली एरिया में जाते हैं या कोई जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है या बहुत रूरल एरिया जहाँ पे चले जाएं हम, जिन जगहों पे टावर्स नहीं होते तो हमारा मोबाइल काम नहीं करता वहाँ पर। तो इसीलिए ये डायरेक्टली, ये जो स्पेसिफिकली सैटेलाइट है, यूएस की जो कंपनी है इसने जो लॉन्च किया है इसरो के माध्यम से, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि इसमें मोबाइल टावर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। पर्सन डायरेक्टली सेटेलाइट के संपर्क में होगा और उन्हें 4G 5G की एक कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी कि इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। कमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे? जो इसरो है हमारे लिए, मतलब ये काफ़ी बड़ी सक्सेस है दैट इनका कमर्शियल मिशन है काफ़ी बड़े लेवल पर। और इसके अलावा एक चीज़ और भी इसमें याद रखना है दैट ऑल्दो इस तरह की जो फैसिलिटी है वो एलन मस्क की जो कंपनी दैट्स स्पेस एक्स, उनकी कंपनी है फाल्कन 9, और या यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए की एरियन 6, ये भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन उनसे वहाँ से लॉन्च करना महंगा पड़ता है। इसीलिए इसरो को चूज़ किया ये यूएस की फर्म ने, ताकि सेम फैसिलिटी जो है ना, इसरो कम पैसे या कह सकते हो थोड़ा सस्ते में इसको कंप्लीट करके दिया उन्होंने। अगर कभी आपसे एलईओ के बारे में पूछा जाए, ऑल्दो ये आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी कवर करते हो, यहाँ पे इसको हिंदी में बोला जाता है जो निम्न कक्षा बोला जाता है। इसे निम्न कक्षा का मतलब है जो कम ऊंचाई की बात हो रही है। यहाँ पर जब कभी आप अर्थ से 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। और ये भी आपने याद रखना है, जिन सेटेलाइट्स को हम लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर वहाँ पे मतलब प्लेस करते हैं, छोड़ते हैं, और वो चक्कर लगा रहे होते हैं अर्थ के चारों तरफ उतनी ऊंचाई पर, तो ये ना हर 90 से 120 मिनट के अंदर जो एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर देते हैं अर्थ का। ये आप ना याद रखिएगा, ये आमतौर पे क्वेश्चन आ जाता है ये। इसके अलावा जो हम लो अर्थ ऑर्बिट में, ये भी याद रखना है हम कि किस प्रकार के सैटेलाइट्स को आमतौर पे वहाँ प्लेस करते हैं। तो आपको ये मतलब को पता होना ज़रूरी है कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन, यानी कि जो मोबाइल पे हम बातचीत करते हैं, इनसे संबंधित जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको हम वहाँ पर प्लेस करते हैं। यानी कि मोबाइल जैसे रिलायंस है या जो एयरटेल है या बीएसएनएल है, जो इनके सैटेलाइट्स हैं वो एलईओ यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो अर्थ को मतलब 24 आवर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहाँ फ्लड आ गई है, मौसम कैसा होगा, या साइंटिफिक मिशंस या नेविगेशन, जैसे हम अपनी लोकेशन अर्थ पे देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं अभी, तो ये सभी तरह के जो सैटेलाइट्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस्ड अप रहते हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूरी है आपको पता हो। और एक और चीज़, यहाँ पर कई सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, कहीं तो अर्थ के यानी कि चारों तरफ का चक्कर ऐसे लगाएंगे, यानी कि बिल्कुल सर्कुलर शेप में लगाएंगे, और कई होते हैं जैसे अर्थ अगर मैं ऐसे बनाऊं तो वो चक्कर कुछ इस तरह से मतलब लगा रहे होते हैं। दैट मीन्स इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब होता है जो पूरी तरह सर्कुलर नहीं होता। अगर हम सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर होता है ये, और इलिप्टिकल थोड़ा सा ये चक्कर होता है इस तरह से। तो दैट मीन्स यहाँ पर एलईओ के अंदर जो सेटेलाइट्स मूव करते हैं, घूमते हैं, उनका सर्कल मतलब पूरी तरह से एक कंप्लीट सर्कल भी हो सकता है या इलिप्टिकल हो सकता है। इसके अलावा आपको बाकी इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें ना स्पेशल इलिप्टिकल ऑर्बिट्स का नाम भी यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप इसमें यहाँ देख रहे हैं कि टुंड्रा ऑर्बिट्स वगैरह होते हैं, जैसे मोलनिया एंड टुंड्रा ऑर्बिट्स प्रोवाइड द लॉन्गर ड्वेल टाइम्स। तो आप ना इसमें थोड़ा ध्यान दे सकते हो कि कुछ इसी निम्न जो कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें स्पेशल एक एलिप्टिकल ऑर्बिट और भी होते हैं, जैसे कि मोलनिया या टुंड्रा ऑर्बिट्स। बस इतना एनफ रहेगा आपके लिए, और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है कि LVM-3 लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं। तो आपने कहना है कि अब तक के सबसे पावरफुल जो इंजन्स हैं या रॉकेट्स हैं इसरो ने जो बनाए हैं, वो इनको हम इंजन्स को बोलते हैं या उन लॉन्च व्हीकल को बोलते हैं, रॉकेट्स को बोलते हैं, दैट्स LVM-3। तो इसके अंदर आपको जो पता होना चाहिए, पहला, यहाँ पर सबसे पावरफुल है, और दूसरी बात 4000 किलोग्राम का जो एक सैटेलाइट है उसको ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर सकते हैं, यानी कि ऊंचाई पे होता है, जीटीओ बोलते हैं इसे। तो वहाँ तक ले जाने के लिए 4000 किलो का यदि कोई वेट है किसी सैटेलाइट का, तो उसको जीटीओ तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे आपने अगर कोई थोड़ी सी ऊंचाई तक लेके जाना है, लाइक लो अर्थ ऑर्बिट तक लेके जाना है, तो ये 8000 किलोग्राम का कोई भी जो वेट का सेटेलाइट है उसको वहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका जो पहले का नाम था ना, वो थोड़ा सा ये भी पता होना ज़रूरी है। इसको पहले बोलते थे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। तो इसे ना 2014 में पहली बार लॉन्च किया गया था, और बाद में हम इसके वर्जन्स को
यूज़ करते रहे हैं। अब आपको यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ये भी आपको याद रखना है, ये आपको टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई हम लॉन्च व्हीकल रिलीज़ करते हैं या जब छोड़ते हैं, तो वहाँ पर 3 स्टेजेस हम इसके अंदर फॉलो करते हैं। तो वो यानी कि एलवीएम के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ याद रखना है आपने, इसरो के और भी रॉकेट्स होते हैं, जैसे कि पीएसएलवी, जीएसएलवी, और ये जो हम पढ़ रहे हैं एलवीएम 3। तो अगर मैं बात करता हूँ पीएसएलवी की, तो वहाँ पे 4 स्टेजेस होती हैं। वहाँ पे कैसा होता है, सबसे पहले वहाँ पे जो फ्यूल होगा वो सॉलिड बर्न अप होगा, यानी कि उसको सॉलिड जो फ्यूल है पहले वो जलेगा, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। और जबकि जो हमारे पास जहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे एलवीएम 3 रॉकेट की बात कर रहे हैं इसरो के, तो उसके अंदर सबसे पहले जो स्टेज होगी वो यहाँ पे सॉलिड फ्यूल बर्न होगा। दैट मीन्स जब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा अर्थ से, तो सबसे पहले उसमें सॉलिड फ्यूल बर्न होगा। और सॉलिड फ्यूल का नाम भी अगर याद रख पाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, दैट्स HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। अगर आप HTPB याद रख लेंगे तो भी चलेगा। सेकंड स्टेज, यानी कि जब फर्स्ट स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है, जब रॉकेट अब हवा में है, ऊपर है, अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर अब सेकंड स्टेज शुरू होती है, जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल जो है ना वो जलना शुरू होगा। और यहाँ पर विकास इंजन होते हैं इस स्टेज में जो वर्क करते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ कौन सा फ्यूल होता है, दैट्स अ UDMH, या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो UDMH क्या है, दैट्स अ अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजीन एंड नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। ये लिक्विड फ्यूल होते हैं, ये भी याद रखना है आपने। और थर्ड स्टेज जो है, जब आपका सॉलिड फ्यूल खत्म हो गया, लिक्विड फ्यूल खत्म हो गया, अब रॉकेट अब बहुत ऊंचाई पर, अब उसे बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है इतने बड़े सैटेलाइट के वजन को ऊपर ले जाने के लिए, उस समय पर शुरू होता है, दैट्स अ थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं C25। जो इंजन्स होते हैं वो क्रायोजेनिक स्टेज होती है। इसके अंदर हम जो इंजन्स यूज़ करते हैं, दैट्स अ CE20 इंजन्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर -180 डिग्री सेल्सियस एंड -210 डिग्री सेल्सियस पर ये बर्न होते हैं। और ये इन जो रॉकेट होता है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। सो बेसिकली आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है, इसमें और कुछ ध्यान देने लायक नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि क्रायोजेनिक जो स्टेज है, इसमें ये यूज़ कर रहे हैं C32 क्रायोजेनिक स्टेज, सिंपल इतना। और जो सेमी क्रायोजेनिक इसके इंजन्स हैं, वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं ये लोग, इसमें कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो इसकी वज़न उठाने की कैपेसिटी है वो काफ़ी गुना बढ़ जाए, ये आपने याद रखना है। सो लगभग 8,000 किलोग्राम से 10,000 किलोग्राम तक का वजन, और मतलब यानी और नहीं, मतलब टोटल उठाया जा सकता है, अगर हम वहाँ पर सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स को भी साथ में अटैच कर दें या उसके साथ वहाँ पे फिक्स अप कर दें। इतना अगर याद रखेंगे तो एनफ है। इसमें जो बूट स्ट्रैप आपको मैंने ऊपर बताया था कि वो एडिशनल एक जो है ना उसको बूस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है, वहाँ पे जो हीलियम है, हीलियम यूज़ की जा सकती है ऐसी स्टेज के लिए। तो हम ना आने वाले समय में जब भारत का भी अपना एक स्पेस स्टेशन होगा, जैसे इस समय पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मतलब अमेरिका, मेनली अमेरिका और रशिया का, और बाकी कंट्रीज़ का भी है। और इसी तरह से चाइना ने अपना बना लिया है तियान है। और भारत भी अपना जो है ना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बास जिसे बोला जाता है BS, उसको भारत बनाएगा। और इसके लिए टारगेट किया गया है, और एक हमने ईयर भी सेट कर लिया है। और आने वाले समय में जो गगनयान मिशन होगा उसके लिए भी हमें कुछ ऐसे पावरफुल इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी जो इतने हैवी पे लोड्स को ऊपर वहाँ पे प्लेस कर पाएंगे। तो हमने ना इसके अंदर कुछ डिटेल्स को थोड़ा वेरीफाई यानी कि डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप काइंडली ज़रूर पढ़िएगा, याद रखिएगा। ये चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी से अगर इससे संबंधित करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन आएंगे तो ये वहाँ पर आने की पूरी पूरी संभावना है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ अबाउट दी माइक्रो मेटेरॉइड्स एंड दी ऑर्बिटल डेब्रीज। तो माइक्रो मेटेरॉइड्स के बारे में आपको बता दूं, मेटेरॉइड्स हम उन्हें बोलते हैं जो आकाश में जितने भी, यानी कि जो हमारे जैसे स्पेस में जितने भी हमारे बॉडीज़ हैं, जैसे वहाँ पे हो सकता है कुछ आइसी बॉडी हों, यानी कि बर्फ़ के जैसे टुकड़े होते हैं, या पत्थरों के, रॉक्स के टूटे हुए जो टुकड़े हैं, जब वो अर्थ की तरफ आने शुरू होते हैं तब उन्हें हम बोल देते हैं दैट्स अ मीटेरॉइड। तो गाइस सिंपली आपको याद रखना है यहाँ पर दैट अभी हाल फिलहाल में ना जो चाइना का जो शेंजू 20 कैप्सूल था, उसके अंदर वहाँ पर कुछ थोड़ा सा डैमेज किया उस कैप्सूल को, यानी कि उस एक छोटी सी फैसिलिटी को, तो इस वजह से ये थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो माइक्रोमीटेरॉइड्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। जब भी कभी कोई चट्टान के टुकड़े, बर्फ़ के टुकड़े जो 2 जो मिलीमीटर से छोटे हों,
यानी कि बिल्कुल जैसे राख होती है उतना छोटे से पार्टिकल्स हों, या जैसे एशेज राख, या हमारे पास 2 mm तक का जिनका साइज हो ऐसे टुकड़ों का, उनको बोलते हैं हम माइक्रोमीटेरॉइड। और ये आमतौर पे कब मतलब बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब कभी दो चट्टानें टकराती हैं तो बीच में जो उनके टकराने से थोड़ी थोड़ी सी जो धूल निकलती है उसकी बात हो रही है ये। तो ये जब चीज़ें आकाश में या स्पेस में हो रही होती हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोमीटेरॉइड। उसके अलावा आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन उनकी ना जो स्पीड है ना वहाँ पे, जब जब ये निकलते हैं या बनते हैं तो बहुत तेज़ होती है, और इतने में कोई भी चीज़ इनके सामने होगी उसको ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखना है आपने, क्योंकि हमारे स्पेस के अंदर हर कंट्री आजकल बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करती है, तो इसकी वजह से इतने सारे सैटेलाइट्स आपस में टकरा भी सकते हैं, या उनके साथ कोई और जो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, माइक्रोमीटेरॉइड या सिंपल मीटेरॉइड टकराते रहेंगे तो उन सैटेलाइट्स के भी टुकड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से और ज़्यादा नुकसान होता है। तो जैसे हम देखते हैं ना कि हाउस या जैसे घरों में या शहर में कहीं पे जब डेब्री से कचरा फैलना शुरू हो जाता है, तो इसी तरह से जब स्पेस में कचरा फैल जाता है तो आपने उसको बोलना है, दैट इज नोन एज ही कैसलर सिंड्रोम। जब आकाश में ऑलरेडी जो टुकड़े टूटे हुए पड़े हैं, जब उनके ज़्यादा फैल जाने से वो और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएं और बाकी जगह पे नुकसान पहुंचाना शुरू करें, तो उस एक पर्टिकुलर सिनेरियो को बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। तो आपने ये याद रखना है, टर्म साइंस में आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं जो आमतौर पे कहाँ मिलते हैं हमें जहाँ टुकड़े, हमें ना मेनली ये 200 से 2000 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड है ऊंचाई है, और इसको हमने क्या बोला था, दैट्स अ लो अर्थ ऑर्बिट, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलते हैं। बस इतना ही इसमें एनफ रहेगा, उसके अलावा आपको ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा इसमें। और बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं इसमें। एक आप अगर याद रख पाए ना ये टर्म, क्योंकि नेत्रा पूछ सकता है आपसे थोड़ा, नेत्रा ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। दैट इज़ अ नेटवर्क फॉर द स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये नेत्रा क्या है, अगर ध्यान से देखें हम इसमें, इंडिया ने भी इस संदर्भ में इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे कि इंडिया ने एक लॉन्च किया है डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन, DFSM इनिशिएटिव। तो आपको पूछ लेगा कि DFSM इनिशिएटिव क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने 2030 तक ऐसे ऐसे जो टुकड़े हैं हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको हमने मतलब एक तरह से रोक देना है, या उनको हमने काउंटर करना है, ऐसे टुकड़ों को अलाउ नहीं करना है कि वो हमारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचाएं, इसीलिए हम ऐसा कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने नेत्रा भी शुरू किया है। नेत्रा क्या है, दैट्स अ नेटवर्क है, एक तरह की सर्वेलेंस है। हम ऐसे टुकड़ों को ट्रैक कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कहीं वो हमारे लिए नुकसान देना हो। और जब गगनयान की बारी आएगी हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। अभी बात है दैट दैट इज अबाउट द रिजर्वेशन फॉर द अग्निवीर इन द CAPF। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अग्निवीर स्कीम आई थी, ये 2022 के अंदर ये लॉन्च की गई थी, और ये उन दिनों पर एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी गई। हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी इस स्कीम के बारे में पूछा गया था, और बाकी स्टेट PCS के क्वेश्चन में भी हमने इसको ऑब्जर्व किया है। सो काइंडली गाइस इसके बारे में हम पहले जानते हैं। हमारे लिए अभी बात यह है, पहले अग्निपथ जो स्कीम है उस समय पर आई थी, जिसके तहत अग्निवीर जो कैंडिडेट्स हैं उनको चूज़ किया गया था हमारी आर्मी के लिए, तो उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जून 2022 के अंदर ये लॉन्च की गई थी पहली बात। पहले जैसे जब कोई आर्मी ज्वाइन करता था तो उसको 58 ईयर तक जो है ना अलाउ किया जाता था, या 60 ईयर तक, कि वो सर्व कर सकता है आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, या एयरफोर्स में। लेकिन अब यहाँ पर जो अग्निपथ स्कीम आई थी, जिसके तहत कोई भी पर्सन जो आर्मी ज्वाइन करेगा उसे 4 साल के बाद वहाँ पर मतलब रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सभी को रिटायर नहीं किया जाएगा। इस पे पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या क्या उस समय पर बात आई थी। जो अग्निवीर होंगे उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, कि वो सारा ठीक था। वहाँ पे एज लिमिट ये थी दैट जो 17.5 से लेकर 23 साल तक की जो मतलब एक एज लिमिट है उसके, ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं इस एज ग्रुप के वही आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से बाद में इसको हमने कम कर दिया था, 17.5 से लेकर 21 साल तक का जो एक युवा है वही यहाँ पर ज्वाइन कर पाएगा हमारी मिलिट्री को। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे, इसमें आपको 4 इयर्स दिए जा रहे थे, और यहाँ पर जो इनको कौन सा रैंक दिया जा रहा था जब वो ज्वाइन करते थे, दैट वाज द पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। आर्मी में भी जाते थे, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी, और 4 साल के लिए, जिसमें कि 6 मंथ की इनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जब लोग ये रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि अभी रिटायर होने वाले हैं, तो अब यहाँ पे सरकार को ये है दैट जब इनका पहला जो बैच है 2022 से, अगर आप उसमें 4 ऐड करेंगे तो जून 2026 में जब पहला बैच
रिटायर होगा तो उस समय पर क्या किया जाएगा, उससे रिलेटेड है ये। तो आपने याद रखना है यहाँ पे, जब ये स्कीम बनाई गई थी उस समय पर कहा गया था कि जब टोटल जब 4 साल हो जाएंगे तो उसमें से 25%, यानी कि लेट से अगर 1 लाख अग्निवीर जो जिन्होंने आर्मी या मिलिट्री ज्वाइन की, उनमें से 4 साल बाद 75% को रिटायर कर दिया जाएगा और 25% को अपनी सर्विस कंटिन्यू करने के लिए, ताकि वो 60 ईयर तक अपनी सर्विस दे सकें, उनको आगे मौका दिया जाएगा। तो उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी उससे पहले। और बस ये चीज़ें वहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। अग्निवीर जो पर्सन वहाँ पे मतलब सेलेक्ट होगा, जो भी ज्वाइन करेगा, उसे 30,000 से लेकर 40,000 रुपये प्रति महीना यहाँ पे 4 साल तक जो है इसको मिलेगा। और यहाँ पे 30% जो पे है उनके जो है फंड्स में सरकार वहाँ पे डालेगी, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं जब आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं तो उस समय पर जो कुछ पैसा आपका एज अ प्रोविडेंट फंड के लिए आपका कट हो जाता है, जिसमें सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो यहाँ पे जो अग्निवीर जो कैंडिडेट्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स में 30% जो पैसा है वहाँ पे गवर्नमेंट भी डालेगी। ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा था, ताकि जब ये रिटायर हों तो उस समय पर 4 साल बाद हर अग्निवीर को, जो मतलब आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, उसको रिटायरमेंट पर 11,71,000 रुपये वर्ग में मिलेगा। और यहाँ पे लेकिन पेंशन नहीं है, याद रखना है आपने। जो अग्निवीर होंगे उनको पेंशन का प्रोविज़न नहीं है, इसीलिए उस समय पर काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ पे वो 4 साल बाद क्या करेंगे। तो अब देख रहे हैं उसके अंदर 4 साल बाद क्या किया जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस कर रही है। तो आपको वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अग्निवीर स्कीम के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्या इसमें अग्निवीर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई इंश्योरेंस कवर होगा, अगर उनकी कोई डेथ हो जाती है या कोई चोट लग जाती है, क्या उनके कुछ होगा? तो यस, यहाँ पर उन हर एक अग्निवीर के लिए 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दी, जैसे अभी हमने अग्निवीर के बारे देखा ना, तो आपको इतना ही एनफ रहेगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ दी काशी, जो काशीवाज़ाकी कारिवा न्यूक्लियर प्लांट एंड फुकुशिमा डिजास्टर। तो आपको सिंपली याद रखना है दैट फुकुशिमा जो है ना, पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं ज़रा, जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी है क्या। ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि यहाँ पे टोक्यो के नज़दीक इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पर ये कौन सी कंपनी चला रही है, ये वही कंपनी चला रही है जो फुकुशिमा प्लांट को चला रही थी। फुकुशिमा क्या था, जिन लोगों को नहीं पता, 2011 के अंदर जापान की एक जगह है फुकुशिमा, वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे सुनामी आ गई, यानी कि ऊंची ऊंची लहरें आ गई। न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक सिस्टम होता है कि ये अपने आप में ना वहाँ पे न्यूक्लियर काम, जैसे न्यूक्लियर जो चेन है वो ऑलरेडी ऑन गोइंग होती है। अगर वहाँ पर कोई सिस्टम इस तरह से डेवलप किए जाते हैं कि अगर कोई परेशानी आ जाए तो वहाँ सिस्टम अपने आप शट डाउन हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से जो कोर है, यानी कि जहाँ पे न्यूक्लियर जो एक फिशन है या जो चेन है वो जहाँ पे ऑलरेडी गोइंग ऑन थी, चल रही थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और इसी वजह से मेल्ट डाउन हो गया वहाँ पर, यानी कि ख़राब हो गया सिस्टम। एक अनकंट्रोल वे से ये चीज़ें ख़राब होती चली गई, तो इसे हम बोलते हैं फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर। ये बहुत बड़ा एक भयानक डिज़ास्टर था। और इससे पहले का जो भयानक इस तरह का डिज़ास्टर हुआ था वो हुआ था चेरनोबिल में। चेरनोबिल जो है ना उस समय पर जैसे यूएसएसआर के अंडर था 1986 में, ये तब की बात है। सो गाइस मेनली आपको ना इसमें ध्यान रखना है कि अभी यहाँ पे जो काशिवाज़ाकी कारिवा न्यूक्लियर प्लांट की बात हो रही थी, तो लोग परेशान अब इस बात से हैं कि एक सेम कंपनी जिसने पहले वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, जब वो वहाँ का डिज़ास्टर नहीं रोक पाई, तो टोक्यो के नज़दीक अगर ऐसा कभी कुछ हो गया तो बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। क्योंकि जापान में जो है ना फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक जो है ना ऑब्जर्व किए जाते हैं, और इसी वजह से वहाँ पे सुनामी जो है ना आमतौर पर नॉर्मली एक रूटीन का पार्ट है वहाँ पर। हालांकि बड़े लेवल की सुनामी जो है ना वो कभी कभार दिखी जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे खतरा बना रहता है। जापान ने क्योंकि 2040 तक का रखा है अपना टारगेट कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर जो शेयर है उसको यहाँ पर बढ़ाएंगे, और अपनी जो डिपेंडेंसी है वो जो कोल वगैरह या न्यूक्लियर जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन पे कम करेंगे। आपके लिए ज़रूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं। आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि इंडिया का कोई टारगेट है कुछ ऐसा। यस, इंडिया का टारगेट है, इंडिया का टारगेट है कि हम, ये ज़रूर याद रखिएगा, जो हमने 2047 तक 100 गीगावाट की जो एनर्जी है उसको हमने डेवलप कर लेना है। और
इसके लिए हम यहाँ पे शांति एक्ट लेकर आए। तो आपको ये पहले भी हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, शांति एक्ट के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसमें आपको पहले बताया गया था कि यहाँ पर कौन कौन से लॉज को चेंज किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो और टेक्निकल यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको ऑलरेडी बताया जा चुका है। आप इसके लिए जो पुराने लेक्चर्स हैं उसको जरूर अटेंड कर सकते हैं। देन आफ्टर, जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन नेक्स्ट है एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ना ब्राज़ील के अंदर अभी दिसंबर में, नवंबर दिसंबर की बात है, वहाँ पर COP30, एक पूरे विश्व के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेके जो पूरे विश्व के देश हैं डिस्कशन करते हैं, उस एक मीटिंग को बोलते हैं हम UNFCCC, दैट्स अ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी जो पर्यावरण के अंदर आप बदलाव देखते हैं उससे संबंधित है ये, जो कि डिस्कशन करते हैं, उसका नाम है UNFCCC। तो इनकी 30वीं बार मीटिंग हो रही थी, इसको कोप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो देशों ने 30वीं बार जब ये देश मिल रहे थे, तो आपको याद रखना है कहाँ पर, बेलम में। बेलम कहाँ पर है, जो अमेजन के वर्षा वन है, इसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, बहुत ही घने जंगल हैं, उनके बीच में यहाँ पर ये बेलम जगह है, वहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो उसके अंदर ये बात हुई कि, तो आपको एक तो ये याद रखना है कि COP30 कहाँ पर हुई है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एनेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि एनेक्ट क्या है उसके अंदर। तो आपने इसमें कहना है कि हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि आखिरकार इस बदलते हुए जो क्लाइमेट के कैसे ठीक किया जाए। तो हमें नेचुरल जो तरीके हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि हम क्लाइमेट के जो चेंजेस आ रहे हैं उनको थोड़ा स्लो डाउन कर सकें। सो गाइस, मेनली अब क्या है कि COP30 और एनेक्ट दोनों ये चाहते हैं, यानी कि ये जो एनेक्ट को फॉलो किया जा रहा है इसके अंदर, कि हमने नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पर काम करना है, ताकि हम आने वाले समय में, अब जैसे मान लीजिए नेचर बेस्ड क्या है कि हम अपने आसपास जो है वो ग्रीनरी बढ़ा दें, क्योंकि ग्रीनरी रहती है तो जो एक टेम्परेचर है वो थोड़ा कंट्रोल रहता है, और ये स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे अर्बन एरियाज हैं, ऐसा होना चाहिए। तो नेचर बेस्ड एक तरीका है, रादर देन हम AC चलाते रहें रात दिन सुबह शाम, है ना, तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। इसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ताकि हम वही, जैसे मैंने आपको बताया, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन वेलबींग के लिए हम सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हैं उनको नेचुरल वे से थोड़ा इकोसिस्टम को डेवलप करें। जैसे कोस्टल जो एरियाज़ हैं उनके अंदर हम क्या करें, मैंग्रोव्स को यहाँ पर मतलब लगाएं, ताकि हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे कम से कम नुकसान हो। मैंग्रोव क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने इसके ऊपर ही बात की है पहले करंट अफेयर्स में, तो आप उन वीडियोज़ के अंदर जरूर चेक कर लीजिएगा। और जैसे इंडिया का जो पिचावरम फॉरेस्ट है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट होता है, ये साइट इंपॉर्टेंट है, पिचावरम। तो पिचावरम जो वहाँ जगह है तमिलनाडु के, वहाँ बहुत बड़े लेवल पर मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। इसी वजह से जो समंदर की बड़ी बड़ी लहरें या तेज़ लहरें जो हमारे ज़मीन की तरफ जब आती हैं, उस समय पर वो वहाँ की जो मिट्टी है, सॉयल है, उसको वो मतलब एक तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनग्रोव फॉरेस्ट इस तरह से हमारे कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सुनामी का जो चांस है उसको भी कम कर रहे हैं। बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन UPSC के अंदर आ चुका है इसी वाला, दैट इज़ नोन एज ए मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड क्या है, तो आपको इसमें याद रखना है, मियावाकी जो मेथड है उसको ये UPSC में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है उन दिनों, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में था। जैसे जो शहर है, जैसे बेंगलुरु है, हैदराबाद है, या दिल्ली है, जो मेट्रो सिटीज़ हैं या बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उन जगहों पर जो घर का आंगन होता है, या जो घर का जो पिछला हिस्सा है, वहाँ पर यदि लोग अपने उस आंगन के अंदर फॉरेस्ट जैसे पेड़ों को वहाँ पे लगाने की जो एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं, दैट इज दी मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड सिंपली जैसे जंगल जैसा एक छोटा सा उसका रूप तैयार कर लेना घर के आंगन में, या घर का जो बैकयार्ड एरिया है वहाँ पर। उसको ऐसा करने से क्या होगा, जो ग्रीनरी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, ऑक्सीजन लेवल अच्छे होंगे, तो मतलब यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। और दूसरी बात, कार्बन जो है वो कंट्रोल में रहेगी, कार्बन हवा या जो एटमॉस्फेयर में है उसको हम कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि वो प्लांट्स के अंदर स्टोर होती रहेगी। इसी तरह से गाइस, बहुत पहले ना एक प्रोग्राम शुरू हुआ था मिस्टी, तो आपको ये अलग से पढ़नी भी चाहिए, आप होमवर्क, एज अ होमवर्क इसको नोट्स में ज़रूर लिख लेना। मिस्टी जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था मिस्टी प्रोग्राम, ये मैंग्रोव्स की प्रोटेक्शन के लिए है, और उसमें मैंग्रोव्स को हमने बढ़ाना है, और जहाँ जहाँ इनकी पॉपुलेशन या कम हो रही है, मैंग्रोव का जो एरिया कम हो रहा है, उसको भी हमने दोबारा से रिस्टोर करना है, यानी कि दोबारा उसका एरिया बढ़ाना है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है।
और साथ ही साथ आपने इसमें और क्या आएगा, यस, एज अ होमवर्क आप एक स्कीम और पढ़ेंगे, दैट्स अ पीएम प्रणाम स्कीम। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, और जहाँ तक कोशिश की जा रही है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम प्रयोग करें, और जो ऑर्गेनिक मेथड्स हैं उन मेथड्स का प्रयोग करते हुए हम अपनी जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट करें, और हार्मफुल जो केमिकल्स हैं जिनकी वजह से सॉइल में बैक्टीरिया की भी डेथ होती है, सॉइल भी डिग्रेड होती है, नुकसान होता है, उसको भी हम यहाँ पे बचा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, दैट इज ई ओ एम ओ परचेज एंड द डॉलर रुपी स्वैप की बात हो रही है यहाँ पे। ये है क्या, इसको समझते हैं। देखिए, ये एक इकोनॉमी का टॉपिक है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ना, ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन यहाँ पे आ भी चुके हैं, और ये आते भी रहते हैं, स्टेट सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है क्या, ये बेसिकली, वैसे तो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस जो है मैं नहीं करूँगा। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस आमतौर पे तब किए जाते हैं जब कभी आरबीआई अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा होता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना। जब भी कभी भारत में महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, उस समय पर आरबीआई ओएमओ शुरू करता है। ओएमओ याद रखना है आपने, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मान लीजिए महंगाई बढ़ गई है इंडिया में, उसके तहत क्या होगा, आरबीआई मार्केट को यानी कि पूरे इंडिया को, बैंक्स को, लोगों को ऑफर करेगा कि मैं आपको बॉन्ड्स दे रहा हूँ, यानी कि एक प्रकार के आपको रिटर्न जो लेटर्स या रिटर्न जो पेजेस दे रहा हूँ, कि जिसमें आपको उसमें क्या लिखा होता है कि यदि आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे तो मैं आपको ये पेज दूंगा, और अल्टीमेटली जब आप 1 साल, 2 साल, 10 साल बाद जो भी उसके ऊपर टाइम लिखा होगा उसके बाद आएंगे, तो मैं आपको 10% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाऊंगा। दैट मीन्स आरबीआई आपको पेज दे देगा, और आप आरबीआई को पैसे दे दोगे, तो अल्टीमेटली आपकी जेब में पैसा ही नहीं रहेगा। तो फिर आप मार्केट में नहीं जाओगे, मार्केट में नहीं जाओगे तो जो चीज़ें आप पहले खरीद पा रहे थे या खरीद रहे थे वो नहीं खरीदोगे। जब चीज़ें नहीं खरीदोगे तो ऑलरेडी जो चीज़ों के दाम बढ़े हुए थे वो धीरे धीरे डाउन आ जाएंगे। तो ओनली यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में यदि जब आरबीआई बाय करता है ना, यानी कि सॉरी, आरबीआई जब सेल करता है सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स को लोगों को, जब बेच रहा होता है, तो उस समय इसका मतलब है वो बढ़ी हुई महंगाई को कम कर रहा है। और जब वो बॉन्ड्स बेच रहा हो, सॉरी, आरबीआई जब इसका उल्टा क्या कर रहा हो, जब लोगों से वो बॉन्ड ले रहा हो वापस, और लोगों को कह रहा हो कि जो मैंने आपको बॉन्ड दिए थे आप मेरे को दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट अभी दे रहा हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, तब उसको हम बोलते हैं कि अब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन ही कर रहा है, लेकिन अब वो बाय कर रहा है। तो आपने बस ये याद रखना है। ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, पेजेस आपसे दोबारा ले लेगा, पैसे दे देगा आपको, जब आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे लोगों के, तो लोग मार्केट में जाएंगे, खरीदारी करेंगे, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, फैक्ट्रीज़ में जो ऑर्डर ज़्यादा जाएंगे, फैक्ट्रीज़ में सामान ज़्यादा बिकेगा, मजदूर ज़्यादा काम पे लगेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो इस तरह से आरबीआई जो है ना टारगेट करता है और महंगाई को एक मेंटेन करके चलता है। सो आपको ना यहाँ पर जो मैं अभी बताने वाला हूँ, दैट इज़ ही जो रुपी डॉलर स्वैप्स की यहाँ पर बात हो रही है, उसके बारे में आपको क्या जानना है, दैट जब कभी हम आरबीआई जब डॉलर्स को बाय कर रहा हो मार्केट से, यानी कि वो लोगों को कह रहा हो कि मुझे डॉलर्स दीजिए और मैं आपको इसके बदले में थोड़ा सा एडिशनल रुपीस दूंगा, तो वो उसको बोलते हैं दैट्स अ डॉलर रुपी बाय। इसी तरह से सेलिंग स्वैप। तो अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है दैट जब भी कभी इसने आरबीआई ने किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ानी होती है, तो उसके एक्सचेंज में वो दूसरी चीज़ ज़्यादा देता है, या आपको ऑफर ऐसा देगा कि आप उसके पास, आरबीआई के पास वो चीज़ जो है जमा करवाते चले जाओगे। तो आपको सिंपली पूछा जा सकता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो आपने कहना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब आरबीआई बेचता है या सेल कर यानी कि बाय करता है, उसको बोलते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दे दिया। और मार्केट में लोगों के पास हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाना, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं तरलता। ठीक है, और यहाँ पर मनी सप्लाई, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब सब लोगों के हाथ में ज़्यादा ज़्यादा पैसा हो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जब लोगों के पास कम पैसा रह जाए तो दैट मीन्स आरबीआई उस समय पर महंगाई को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो रुपी डॉलर जो स्वैप है, इसके अंदर मैं सिर्फ एक छोटा सा एक एक लाइन में बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा एक पेपर में नहीं आएगा। सिंपल इसका टारगेट हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका पर्पस क्या है, तो आपने कहना है कि जब आरबीआई डॉलर बाय कर रहा हो और उसके बदले में क्या देगा, रुपीज़ देगा लोगों को, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं दैट्स अ बाय सेल स्वैप हो रहा है यहाँ पे, जिसका डॉलर रुपी स्वैप हो रहा है ये। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो लोगों के हाथ में या लोगों के पास जो डॉलर पड़े हैं वो आरबीआई के हाथ में आ जाएंगे, और आरबीआई क्या दे देगा, रुपीज़ दे देगा। तो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर लोगों के हाथ में रुपीज़ ज़्यादा आ जाएंगे, और इस तरह से जो है ना, मतलब आगे जो इकोनॉमी के आगे पर्पसेस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होने शुरू होंगे।
इसका उल्टा जो सेल या बाय स्वैप। तो आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, ये ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। सिर्फ जो क्वेश्चन बनेगा वो है दैट इज़ जो ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये आप इकोनॉमी के तहत जब ये टॉपिक कवर करते हो तो आपको वहाँ पे चीज़ समझ आ जाती है। तो आपको जो खुले बाजार से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उससे संबंधित आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दैट्स रेबीज़ के बारे में। यहाँ पे कोई और क्वेश्चन आपके पास नहीं बनेगा, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन आपको इसमें देखते हैं कि रेबीज़ है क्या, क्योंकि ये साइंस की तरफ से आपसे क्वेश्चन हो सकता है। रेबीज़ जो है ये एक ऐसी डिसीज़ है जो वायरस से होती है। पेपर में आपको बैक्टीरिया फंगस लिखेगा, लेकिन आपने वायरस याद रखना है। इसके अंदर जो इसका वायरस होता है वो वायरस होता है इस फैमिली का, जिसको बोलते हैं रैप्डोविरिडी फैमिली। दो जो रैप्डोविरिडी फैमिली है, बेसिकली ये जो पर्सन है जिसको इन्फेक्ट करता है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो ब्रेन है उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, आपने इसमें याद रखना है। ब्रेन का मतलब है जो हमारे डिसीजन या जो हमारी न्यूरॉन्स हैं उनको ये अफेक्ट करेगा। और इसके अंदर आपको जो और पता होना चाहिए, ये एक वायरल है। वायरल का मतलब है जैसे जो चूहे वगैरह होते हैं उनसे ये फैलना शुरू होता है, या जो जो जैसे डॉग बाइट है उससे भी रेबीज हो सकता है। तो इसीलिए जो डॉग्स हैं या बाकी जो पेट्स होते हैं ना उनको बार बार या रिपीटेडली टाइमली वैक्सीनेट करवाना चाहिए, ताकि जो वो स्क्रैच कर रहे होते हैं या आपको बाइट कर रहे होते हैं या उससे वजह से ना जो ये डिसीज़ फैल सकती है। 100% फेटल है, यानी कि एक बार किसी के अंदर सिम्टम डेवलप हो गए तो उसकी डेथ 100% है वहाँ पे। इसकी डिसीज़ जो है ना इसमें अभी तक कोई इसका आप कह सकते हैं मेडिसिन जो है अभी तक इसकी नहीं हम ढूंढ पाए हैं। और डॉग्स जो हैं इसके अंदर 99%, क्योंकि डॉग बाइट्स के जो केसेस होते हैं उनकी वजह से डेथ हो जाती है, इसीलिए डॉग बाइट जो है ना वो अवॉइड जहाँ तक हो सके वो होनी चाहिए। ट्रांसमिशन इसका जो है कैसे फैलता है, जैसे मैंने आपको कहा सलाइवा के थ्रू, जब लीकिंग कर रहे होते हैं, या आपके मान लीजिए कहीं पे वूंड है, कहीं पे स्क्रैच लगा हुआ है आपके, और उसके ऊपर कोई डॉग वहाँ पे लीकिंग कर रहा हो, चाहे वो पेट हो, तो उसकी वजह से जो है ना ये रेबीज फैल सकता है। हाँ, ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन कभी नहीं होता, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ये नहीं फैलता, अभी तक तो यही पता लगा है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके अंदर आपको रेबीज़ वैक्सीन का यदि आप कोर्स कर लेते हैं, और सबसे ज़रूरी आपको ना ये पता भी होना चाहिए थोड़ा सा, ये आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए, दैट जब भी कहीं पर आपको कोई डॉग बाइट हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाए, कोई एनिमल आपको मतलब इस तरह से बाइट कर लेता है, तो आपको जो रनिंग वाटर है उससे तुरंत अपने घाव को वॉश करना चाहिए विथ सोप एंड वाटर। 15 मिनट तक जो आपको ये करना चाहिए, ताकि उस वुंड के आसपास या अंदर कहीं पर भी कुछ इस तरह के जर्म्स रह गए हैं या वायरस वहाँ पे रह गया तो उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और उसके बाद आप रेबीज़ वैक्सीन या रेबीज़ का जो कंप्लीट कोर्स है वो कीजिए, इम्यूनोग्लोबिन्स वहाँ पे लीजिए, तब जाकर हो सकता है आप इसको कंट्रोल कर सकें। जो इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 3 मंथ लगते हैं इसके अंदर सिम्टम डेवलप होने में, उससे पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ यदि पर्सन को किसी को प्रॉब्लम हो गई तो उसे हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है ऐसे इंसान को, उसे तरह तरह की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, हेलुसिनेशन होता है, हाइपर एक्टिविटी, रैपिड डेथ, और या पे उसकी पैरालिटिक रेबीज़ हो जाएगा, यानी कि उसकी आधी बॉडी काम नहीं करेगी या कुछ अंग काम नहीं करेंगे। सो ये भी ऐसा हो सकता है, बट 100% फेटल है, ये देखा गया है। इतना याद रखना है आपने, और कुछ ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली एक पीआईबी पर न्यूज़ थी, दैट इज़ अबाउट द इंडियाज़ आइकॉनिक ब्रिजेस। जो इस ब्रिजेस के बारे में क्या बताया गया था, दैट यहाँ पर याद रखना है आपने, अटल बिहारी वाजपेयी जो सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, ये लॉन्गेस्ट एक सी ब्रिज है, और 16 किलोमीटर का ये ब्रिज है ओवर सी, और लगभग 5.5 किलोमीटर का लैंड पर है। तो आपको याद रखना है सबसे लंबा ब्रिज इंडिया में यही है। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे जो आर्क ब्रिज है, आपने पहले कभी ना कभी इसको देखा होगा 2025 में, दैट इज़ अ चेनाब ब्रिज। 1315 मीटर की ऊंचाई पर ये, यानी कि ऊंचा है ये, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज कैसे होते हैं, कुछ इस तरह का जो बना हुआ है, यानी कि आर्क शेप यहाँ पे ऐसे हो गई। और ये इतनी ऊंचाई पर है, वहाँ पे ये बहुत तेज़ हवाओं को भी सहन कर सकता है, और लगभग 120 साल के लिए इसको बनाया गया है। और ये 35 मीटर ऊंचा है अगर एफिल टावर से हम देखें तो। हालांकि ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएंगे, बट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज ये ऑलरेडी जो है ना ये पीआईबी पर जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पर ये अभी पब्लिश की गई थी, तो आई फील कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो इस बारे में। न्यू पंबन ब्रिज जो है वो 207 है, और इंडिया का एकमात्र ये, और सबसे पहला, यानी कि एकमात्र नहीं, ये सबसे पहला था जो कि वर्टिकली लिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए ब्रिज है लेट्स से, तो ये ना ऊपर की तरफ खुल जाएगा, आधा ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाएगा, और नाव या जो शिप्स होती हैं, शिप्स क्रॉस कर सकती हैं इस ब्रिज को, क्योंकि ये ऊपर उठ जाता है ब्रिज। तो इसीलिए वर्टिकल लिफ्टिंग है इसके अंदर।
और ये कई बार ना, जैसे ब्रिज का मान लीजिए, ये ब्रिज है, ये यहाँ पे, तो ये टुकड़ा ना जो इसका ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये टुकड़ा भी ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से जो एरिया यहाँ से, यानी कि ब्रिज अभी नहीं रहेगा, तो यहाँ से शिप्स यहाँ क्रॉस कर जाते हैं। आप इसको एक बार देख भी लीजिएगा इमेजेस वगैरह में। इसी तरह से जो धौला सदिया ब्रिज है, दैट्स अ भूपेन हजारिका सेतु, ये बहुत पुराना करंट अफेयर है। और ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, एक कनेक्टिंग लिंक है धौला सदिया। और इसी तरह से अंजी खड ब्रिज, ये 725 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये फर्स्ट केबल स्टेड, यानी कि तारों से जो मतलब बनाया हुआ, तारों का मतलब है जैसे आपने पुराने ब्रिजेस देखे होंगे, उनके साथ में जो एल्यूमिनियम की वायर्स को आपने देखा होगा, बड़ी मोटी मोटी वायर्स होती हैं, तो उसे उस तरह से ये बनाया गया ब्रिज है। ये रेलवे ब्रिज है अभी अंजी खड जो ब्रिज है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन के ऊपर ये बनाया गया है, जो कि अंजी रिवर वैली के ऊपर है। तो इसके बारे में इतना याद रखिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द इंडिया ने भी टॉप किया है जो ग्लोबल डोपिंग वायलेशंस, यानी कि अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि मतलब इंडिया उन कंट्रीज़ में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है, यानी कि यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उन कॉन्ट्राबैंड्स का या उन दवाइयों का प्रयोग किया है जिन्हें मतलब नहीं लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उनसे परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो एक प्रकार से ये चीटिंग है, ये वायलेशंस मानी जाती हैं, तो इसीलिए ऐसे खिलाड़ी को बैन कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है ऐसे इसमें। इंडिया के सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे जो मतलब इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। आपको जो पता होना चाहिए दैट पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय पर जो एक एंटी डोपिंग एजेंसी है वो है 1999 में जो बनी थी। और आपको इतना बस याद रखना है, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक रहेगी। और ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड बनाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, नेचुरल है, इनका काम यही होगा कि इस प्रकार के रूल्स बनाना, ताकि कोई भी खिलाड़ी जो है ना उनको ब्रेक ना करे और सभी के लिए लेवल प्ले फील्ड हो। एक चीज़ और है यहाँ पे दैट, ये तो वर्ल्ड लेवल की थी, तो इंडिया में कौन सा यहाँ पर है, दैट इज़ दी NADA, दैट इज़ दी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये भी दो इसको बनाया गया था 2005 में, वो 1999 की थी, ये 2005 की है। और ये एक एंटी डोपिंग प्रोग्राम जो है ना वो इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आप देखिए, दैट इज़ अबाउट दी एक इससे जुड़ा हुआ ना, ऑलरेडी हम एक करंट अफेयर हमने पढ़ा था NADA से जुड़ा हुआ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना है कि अभी रिसेंटली एक लॉ में चेंज किया गया था, उसको हम पहले कवर कर चुके हैं, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, दैट्स अ सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन तो कोई नहीं बनता इससे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सुबानसिरी जो है वो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट के अंदर है। तो आपको याद रखना है जो हमारे पास एक गेरुका मुख है असम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, वहाँ पर NHPC इसको बना रही है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। नेचुरली ये सुबानसिरी जो है ना, ये एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ये ब्रह्मपुत्र की। तो आपने असम अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा याद रखिएगा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। तो एक तो इससे होगा क्या, सुबानसिरी जो जो पानी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, फ्लड्स वगैरह थोड़ी कम आएंगी, और उस पानी का हम प्रयोग कर पाएंगे अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। सुबानसिरी रिवर की अगर बात की जाए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सुबानसिरी रिवर जो है चयोलछू, इसको जो तिब्बत में कहा जाता है, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और अरुणाचल प्रदेश से होती हुई मिरी हिल से, मिरी अरुणाचल प्रदेश में ही है, ये असम के अंदर एंटर करती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट्स दी सुबानसिरी। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे ऐसे एंटर करने के बाद ये असम के अंदर एंटर कर जाती है। सो गाइस, इसके बाद हम यहाँ पर एक लास्ट इसमें करंट अफेयर देख रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, जब भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो वहाँ पर GRAP मतलब शुरू कर दिया जाता है। एक प्रकार का ये सेट ऑफ रूल्स है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, जिसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे कई तरह की पाबंदियाँ या बैन्स लगा सकती है, ताकि पॉल्यूशन कम किया जा सके। तो उसको आपने याद रखना है, GRAP है। और इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कहा था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको इसको बनाना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। और यहाँ पर ना एक केस का बिल्कुल आप ज़रूर नाम याद रखिएगा, जो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, जिसके अंदर पॉल्यूशन से संबंधित डायरेक्शन जारी की गई थी। उस केस को फॉलो करते हुए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको, कि आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को शुरू करना चाहिए। इसके तहत आपको जो याद रखना है, मैं वैसे आपको एक रफली बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ गया, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा,
स्टेज 1 शुरू की जाएगी। इसका मतलब है सरकार क्या बंद कर देगी, वहाँ पे कोई रोड डस्ट मैनेजमेंट वगैरह जो है उसको किया जाएगा, यानी कि जो हमारे वहाँ पे रोड्स हैं उनके वहाँ पे जो डस्ट वगैरह होती है उसको इकट्ठा किया जाएगा, और वहाँ पर जो लोगों के पॉल्यूशन, जो व्हीकल्स बहुत चलते हैं तो उनके पीयूसी सर्टिफिकेट हैं, यानी उनकी चेकिंग ज़्यादा हो जाएगी। स्टेज 2 के अंदर ये तब शुरू किया जाएगा जब पॉल्यूशन और बढ़ जाएगा, तो लोगों को डीजल जनरेटर जहाँ जहाँ चल रहे होते हैं दिल्ली में उनको बंद कर दिया जाएगा। और पॉल्यूशन बढ़ गया तो तीसरी स्टेज शुरू हो जाएगी, जिसके तहत यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह या स्कूल जैसे उनमें बच्चों को जाना बंद कर दिया जाएगा, और कंस्ट्रक्शन जितनी भी चल रही है क्योंकि उससे भी धूल उड़ती है वो उसको बंद कर दिया जाएगा। और लास्ट स्टेज है 4, जिसके अंदर स्कूल्स टोटली बंद कर दिए जाएंगे, और मतलब साथ ही साथ यहाँ पर शट डाउन ऑफ दी नॉन एसेंशियल, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाएगा। तो ये पावर किसके पास है, तो आपने याद रखना है ये पावर है यहाँ पर सी ए क्यू एम के पास। तो आपने याद रखिए दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं करती, ये सी ए क्यू एम करता है, जिसका मतलब है एक ऐसा आयोग जो कि दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण को प्रबंधित करता है, यानी कि मैनेज करता है। दैट मीन्स कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कौन है इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है आपने। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ जो दिल्ली, इन दिल्ली के आसपास के 4 स्टेट्स को, इसके साथ साथ लगते एरिया को, जो एनसीआर का एरिया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो एरिया टेरिटरी रीजन है, जो उस जगह पर जो जो पॉल्यूशन जिनकी वजह से दिल्ली में बढ़ सकता है, उन चारों स्टेट्स को ये सी ए क्यू एम डायरेक्शन दे सकता है कि आप ये करें, और ताकि दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अंदर और कोई आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। इसे 2021 में एक्ट के थ्रू बनाया गया था, ये याद रखना है आपने। तो इसीलिए ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैचूटरी कानून बनाकर 2021 में इस बॉडी को बनाया गया था, और इसको थोड़ी पावर्स और बढ़ाई गई थी। इसके साथ एक छोटा सा करंट अफेयर और देख लेते हैं, दैट्स द दुलस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट। बस आपने सिंपली याद रखना है, दुलस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, चिनाब रिवर पर हम इसको बनाने वाले हैं, सिंपल इतनी बात है। ठीक है, दुलस्ती के ऊपर, अगर दुलस्ती या इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो जो मारूसुदार एक रिवर है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और वाया द पाकुलडुल, जो एक पाकुलडुल एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इनटू द दुलस्ती रिवर, इसकी जरूरत नहीं है। आपने याद रखना है कि दुलस्ती से जुड़ा हुआ ना, आप याद रखिएगा जो पाकुलदुल प्रोजेक्ट है ना, ये थोड़ा पुराना है, और ये मारसूदार रिवर पर ये भी यहीं पर है, और इस तरह से नाम याद रखेंगे। तो दैट मीन्स जो दुलहस्ती हम सेकंड जो इसका बनाने वाले हैं डैम, ये किस रिवर पर है, ये चिनाब के ऊपर है, और चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, दैट इज सी मारूसुदार, और उसी मारूसुदार के ऊपर ऑलरेडी एक और डैम है वहाँ पे, दैट इज सी पाकल डुल, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी वहाँ पर है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा और याद रख लीजिएगा, दैट यहाँ पर चिनाब रिवर पर जो है ना, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दुलस्ती 1, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये ज्योग्राफी में मैचिंग में आते हैं क्वेश्चन, तो आपने याद रखना है दुलस्ती भी है वहाँ पर, दुलस्ती 1 दुलस्ती 2 इसके ऊपर ही है। बगलीहार वेरी इंपॉर्टेंट, सलल, और यहाँ पर रातले, और कीरू, और क्वार। ये ना आपको 6 नाम जरूर याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्योग्राफी में मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, किस रिवर पर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है। सो गाइज आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। तो जहाँ जहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने उन चीज़ों को, उन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर याद रखें। अगेन, आप जितनी भी पुरानी इन्फॉर्मेशन को ज़रूर रिवाइज कीजिए, छोटे छोटे बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स अपने तैयार कीजिए, यही आपको एग्ज़ाम के अंदर याद रह पाएंगे। बड़ी चीज़ें जो है ना वो मैनेज वहाँ पे नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपको सिलेबस के साथ और भी चीज़ें करनी होती हैं। इसीलिए आप बहुत ही जैसे वन लाइनर फॉर्म में इन करंट अफेयर्स को वहाँ पे रिड्यूस करके या लिख के याद रख सकते हैं। तो बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, और रिपीटेडली रिवीजन करते रहिए। आई होप आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। एंड गाइस, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ पॉसिबल देन आप अपने जो फ्रेंड सर्कल या जो आपका नियर एंड डियर वन है जो इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू फील दैट कि ये करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन दैट केस आप उनके साथ भी चैनल शेयर कर सकते हैं। सो आई होप कि उनके लिए भी ये सेम यूटिलिटी वाले रहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।